हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एआई के थ्रू हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको एनालाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो पास्ट में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको हम एनालाइज करें और सही तरीके से एनालाइज करें, इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक चीज़ें पहले डिस्कस कर लेंगे। बेसिक फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से हमको चीज़ों को एनालाइज करना है। अगर करना ही नहीं आएगा तो हम करवाएंगे कैसे, है ना। यही तो करेगा अपने स्तर पे। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक बता देता हूँ जो आपको लाइफ टाइम काम आएंगी जब भी आप ये काम करने बैठें। तो कोशिश करो जैसे कि जब पेपर आपको मिल जाए, पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। वर्ड फाइल है तो वो भी चलेगी, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। फाइल वर्ड हो या पीडीएफ हो, जैसा आपके पास हो, ठीक है। इवन पीएनजी जो होती है, स्क्रीनशॉट जो होते हैं, उनको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, यही उनको रीड कर लेता है। बस ज़्यादा वाटर मार्क ना हो, ये देख लेना एक बार। और कई बार तो नेट पर डायरेक्टली अवेलेबल होता है, अगर आप बोल दोगे ना यही से कि मेरे पास तो क्वेश्चन पेपर नहीं है, आप सर्च करके लाओ, तो सर्चिंग वाला काम भी यही कर देता है, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला मुद्दा सॉल्व हो गया। अब आती बात कि करना कैसे। देखो, एनालाइज हम क्यों कर रहे हैं और क्या एनालाइज करना चाहते हैं। तो एनालाइज हम यहाँ पर ये करना चाहते हैं कि एक तो सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, मगर लगभग सब लोग यही जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज एक बार वेटेज आ जाए कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है ना। पर्टिकुलर पॉलिटी का इतना है, हिस्ट्री का इतना है, इकोनॉमिक्स का इतना है, साइंस टेक का इतना है। जो भी है पर्टिकुलर आ जाए मेरे सामने। अगर 100 सवाल आए थे जीएस के तो उन 100 में से इनका क्या वेटेज बैठता है। फिर आता है लेवल वाइज, है ना। एग्जाम में जो लेवल था क्वेश्चन का, अपन देखें इजी था, मीडियम था या डिफिकल्ट था। ये 3 लेवल हो सकते हैं, तो इन 3 लेवल के हिसाब से कहाँ बैठता है। फिर एक और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है, वो ये आता है कि टाइप। किसका टाइप? क्वेश्चन का टाइप। टाइप इन द साइंस में ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन फैक्चुअल था, मेरी फैक्चुअल नॉलेज को, मतलब जो है यहाँ पर तथ्य हैं, फैक्चुअल चीज़ें जो हैं उनको टेस्ट कर रहा था, कि मेरा कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा था, अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहा था, समझ कितनी है सब्जेक्ट की उसको टेस्ट कर रहा था, कोई कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट का उसको टेस्ट कर रहा था, किसको टेस्ट कर रहा था, टाइप क्या था क्वेश्चन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार दोनों चीज़ें आती हैं, फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल। ऐसे क्वेश्चन भी बनना आप चालू होगा जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं ना, वहाँ पे देखने को मिलता है। और एक आ जाता है कई बार के सब्जेक्ट का जो लेवल है। अब देखो, 10वीं क्लास क्लास का बच्चा भी हिस्ट्री पढ़ता है, 12वीं का भी पढ़ता है, और अब कोई एमए कर रहा है तो वहाँ भी हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई बीए कर रहा है तो वहाँ भी पढ़ रहा है, कोई शौकिया तौर पे भी हिस्ट्री पढ़ रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जो होता क्या है, अब पढ़ा सबने मान लो हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा काल के बारे में ही पढ़ा, 10वीं वाले ने जितना पढ़ा और 12वीं वाले ने जितना पढ़ा, उसमें अंतर आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही बीए वाले ने जितना पढ़ा हिस्ट्री के अंदर, फिर एमए वाले ने जितना पढ़ा, फिर एक आदमी पीएचडी करके बैठा है, सबने हड़प्पा के बारे में पढ़ा, मगर कुछ ना कुछ डेप्थ का और ब्रेथ का, दोनों का अंतर आ गया। डेप्थ इन द सेंस कि कितना डिटेल्ड में आपने चीज़ों को पढ़ना चालू करा, और ब्रेथ मतलब कितनी ज़्यादा चीज़ें आपने यहाँ पर कवर करी, कितना वाइड एंगल लिया, कितनी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट पढ़ना चालू करे। और डेप्थ मतलब कितनी गहराई में उन जो एक्सपेक्ट्स हैं उनको पढ़ना चालू करा। तो ये जो बोलते हैं ना, डेप्थ का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, WD कॉन्सेप्ट बेसिकली मैं उसको बोलता हूँ। और ब्रेथ का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एग्जाम का अपना एक डेप्थ है और अपना एक विथ है बेसिकली, है ना। सबकी अपनी चौड़ाई है, सबकी अपनी गहराई है। तो कितनी गहराई तक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी यहाँ पर हम टाइप में और एनालाइज के समय देख सकते हैं। जितना अच्छा है डाटा हमारे पास आएगा, बेसिकली ये हो क्या रहा है बेसिकली हम डाटा पे बात कर रहे हैं। जितना अच्छा डेटा हमारे पास यहाँ पर आएगा ना, उतना अच्छा हमारा प्रिपरेशन होगा, उतना ही अच्छी तैयारी होगी। जैसे बोलते हैं ना, क्रिकेट जब हम खेलते हैं तो जितनी अच्छी पिच की नॉलेज होगी उतना अच्छा गेंदबाज बॉलिंग कर पाएगा, उतना अच्छा बैट्समैन जो है अडेप्ट कर पाएगा। तो ये वो वाली चीज़ है। आपको अपनी फील्ड की नॉलेज होगी ना, तो उतना अच्छा आप अपना परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो उसको हम कैसे करते हैं एआई से, आइए उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें होगी, बेसिक फ्रेमवर्क मैंने आपको दे दिया माइंड में। ये आपके पास नहीं होता तो आप एआई से पूछ सकते थे, मगर एज अ टीचर मेरा फर्ज था कि मैं आपको बताऊँ कि चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। अब आते हैं यहीं पे, कौन सा एआई यूज करें। तो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से जो हमको लगेगा यहाँ पर, वो नोटबुक एलएम को हम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। आप जेमिनाई को भी यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हो, मगर नोटबुक एलएम मेरे हिसाब से इनिशियल फेज में उसको यूज़ करके देखते हैं, अच्छा रिजल्ट देता है तो ठीक, नहीं तो फिर स्विच कर जाएंगे, कोई इशू नहीं है। मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे एआई में आपको बताऊंगा पूरे जो हमारा कोर्स है ड्यूरेशन के दौरान, मगर फाइनली आपको डिसाइड करना है कि 2 या 3 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा एआई के बीच में नहीं भटकना है, नहीं तो आपके लिए फालतू में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो नोटबुक एलएम पे आ गए, वहाँ पर हमने
एक ऑप्शन देखा था, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कैसे दिखता है। आपको नोटबुक के लिए ऐसा दिखेगा, फिर क्रिएट नोटबुक का ऑप्शन आता है। क्रिएट नोटबुक पे आप क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद यहाँ पर सोर्स पूछता है। जो आप उसको सोर्स दोगे ना, उसी पे काम करता है। जिन लोगों ने हमारा पूरा मॉड्यूल लिया है, वहाँ पर अतुल सर ने बताया हुआ है कि किस तरह से पूरा नोटबुक एलएम काम करता है। अब पीवाईक्यू की बात करें तो हमारे क्रेजी जी की ट्रिक पर एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे पीवाईक्यू, जहाँ पर हमने बना के रखे हुए हैं। हर सब्जेक्ट के बेसिकली हम पीवाईक्यू बना के रखे हुए हैं, वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक फाइल डेस्कटॉप पर ही सेव कर ली थी, SSC PYQ करके। ठीक है, ये पूरी वो फाइल है। उसके अंदर आपको दिख रहा है कि 9 तारीख 10 तारीख की जो 11 तारीख और 12 तारीख की शिफ्ट है, उसके क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर लिए हैं। मैंने पूरे सेट कर लिए, पूरे ओपन करके देखता हूँ कर रहा है कि नहीं। चलो, इसने सेलेक्ट करके अब ये ओपन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आ गया यहाँ पर, एक एक करके पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर हमको दिख जाएंगे। मतलब फाइलें यहाँ पे अपलोड होती हुई दिख रही है यहाँ पर। जो भी फाइल हम अपलोड करते हैं ना, उसको ही सच मान के चलता है नोटबुक एलएम। तो सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत सोर्स दे दी तो गलत हो जाएगा। इसने क्या समझा अभी कि जनरल नॉलेज एग्जाम एनालिसिस 12 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 है ना, उस पर ये बात कर रहा है। अभी बहुत सारी शिफ्टें हैं, मैं क्या करता हूँ ना, पूरी सोर्स हटा के एक बार में एक सोर्स पे बात करते हैं। अपन इस वाली को सेट करते हैं। 10 शिफ्ट 1 ये लिखा हुआ है, इस फाइल का नाम ये है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। अब मुझे उससे बोलता हूँ कि गिव मी, देखिए आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी बात कर सकते हैं। मैं थोड़ा प्रेफर इंग्लिश करता हूँ, बहुत सिंपल इंग्लिश ही में ही बात करते हैं। नहीं आए तो हिंदी में बात करो, टाइप करो, जैसे SMS भाषा में बात करते हो, व्हाट्सएप भाषा में, वैसे कर सकते हो। गिव मी एनालिसिस ऑफ द पेपर। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जैसा मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट वाइज, टाइप वाइज, एंड गिव द डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो। ठीक है, डू दिस फॉर ऑल द क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस के लिए हम करवाना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है हमको। हमने फिलहाल एक पेपर ही सिलेक्ट करा है, पूरे भी कर सकते थे, मगर इतना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं उतना हमको फिर आसानी होती है। ठीक है, एनालिसिस क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 5 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और 20 क्वेश्चन क्या थे, फैक्चुअल थे। ठीक है, अच्छा एनालिसिस लगता है दिया है उन्होंने। अब जैसे साइंस है, सब्जेक्ट पहला क्वेश्चन क्या था, ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड एज एबीसी। ये कैसा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। कैसा है, टाइप इसका फैक्चुअल। डिफिकल्टी क्या है इसकी, तो इन्होंने बताया बेसिक है ये क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिक क्वेश्चन लगा इसको। ठीक है, अब नॉन पेरिशेबल फूड्स पे क्वेश्चन आया है, ये कॉन्सेप्चुअल पूछा है ना। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है क्वेश्चन की, रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड स्पॉइलेज एंड शेल्फ लाइफ। अब देखो ये हिंदी में नहीं दिया, इसने इंग्लिश में दिया। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल रहे हो कि सर मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ। तो भैया आप हिंदी मीडियम की फाइल दोगे तो हिंदी मीडियम में भी आपसे बात करेगा, कुछ नहीं है। अगर मैं, दिक्कत है आपको फाइल हिंदी में बहुत कई बार अच्छे से नहीं मिलती है, वो हिंदी में कॉपी करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं इंग्लिश में काम कर रहा था। कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से, चला जाऊँगा चैट जीपीटी के पास। यहाँ पे मैं अपनी एक नई चैट ओपन करी हुई है, इसे पेस्ट कर दूंगा और इससे बोल दूंगा ट्रांसलेट द अबव इन हिंदी। ठीक है, तो मेरा हिंदी में काम हो गया, तो इतना कुछ दिक्कत नहीं जाएगी। हिंदी मीडियम के हो आप, इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों भाषा में अच्छा काम करता है यही। आपने कुछ समय पहले देखा ही, हम दोनों भाषा में बात कर सकते हैं, तो उसने बताना चालू कर दिया। ये गुरु नानक देव जी पर क्वेश्चन आया है। अब ये क्या है, फैक्चुअल है ना, आपको ये समझ में आ रहा है, सही तरह मतलब एनालिसिस कर रहा है धीरे धीरे ये। यहाँ पर एक बिल पे क्वेश्चन आया है, ये फैक्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल कौन सा आया है, ओ जो गैसीय अमोनिया होती है उस पर क्वेश्चन जो है वो क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो मोटे तौर पर देखा जाए तो सब्जेक्ट भी अच्छा पकड़ रहा है ये, है ना। इतिहास का इतिहास में डाला है, कुछ जगह ओवरलैप करती हैं चीज़ें, तो उसमें आप भी चाहो तो ओवरलैप कर ही सकते हो। जैसे कि पॉलिटी का एक जो पार्ट आता है, संविधान सभा वाला, और जो संविधान का विकास है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वो हिस्ट्री में भी मिलता है, वो पॉलिटी में भी मिलता है, तो ओवरलैप कर जाता है। तो कई बार चीज़ें ओवरलैप करती हैं, वो हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा होता है, कुछ टॉपिक दोनों जगह कॉमन होते हैं, तो उसमें यही भी चीज़ मिस्टेक कर सकता है। अब मोटा मोटा एक आया ना, अब यहाँ पर उससे बोलते हैं अपन कि मुझे गिव मी द समरी बोल देते हैं, गिव मी द समरी।
समरी ऑफ द पेपर एनालिसिस, है ना। एक समरी दे दो मेरे को, आप हिंदी में से ऐसा लिख दोगे ना, समरी दे दो मेरे को, तो भी ये आपका काम कर देगा। ठीक है, तो अब इन्होंने बताया कि 20 क्वेश्चन तो फैक्चुअल थे, है ना, जहाँ पर फैक्ट इवेंट डेट के बारे में आए, 5 कॉन्सेप्चुअल थे। सब्जेक्ट वाइज उन्होंने बताया मेरे को कि हिस्ट्री में तीनों ही लेवल से क्वेश्चन आए, फिर स्टैटिक जीके का अच्छा नंबर है, साइंस, और ये उससे बोलना एग्जैक्ट नंबर, गिव एग्जैक्ट नंबर इन द सब्जेक्ट, ठीक है, इन द सब्जेक्ट एंड देखते हैं, जितना बात करोगे उतना बेनिफिट देगा। अब आपको लग रहा होगा हर क्वेश्चन पेपर के लिए इतनी बात करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, एक बार बात करूंगा मैं, बाकी क्वेश्चन पेपर ऑटो पायलट पे ही देगा मेरे को, ठीक है, वो भी चीज़ मैं सिखा दूंगा आपको, है ना। बेस्ड ऑन एनालिसिस इसने बताया बायोलॉजी के, साइंस में से 5 आए, जिसमें बायो के 2 थे, केमिस्ट्री के 2 थे, और फूड साइंस या जीके जिसको आप बोल सकते हो कॉमन टॉपिक हो गया, उसमें से एक क्वेश्चन था। स्टडी जीके के 5 थे, आर्ट एंड कल्चर पे 1, कल्चर फेस्टिवल पे 2, स्पोर्ट्स हिस्ट्री से 1 आया है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ज्योग्राफी से 1 आया है, हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आया, मॉडर्न के 2 हैं, एशियन का 1 है। तो पूरा ही इसने अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस मुझे दे दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो सोर्सेज हैं पूरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल सोर्सेज मैंने सेलेक्ट कर ली। नाउ एनालाइज ऑल दिस पेपर, 10 के 10 क्वेश्चन पेपर को ये एक साथ एनालाइज करके दे देगा मेरे को, है ना। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। अभी जो रिपोर्ट आ रही है इसको यहाँ पर आप रिपोर्ट्स कॉलम में बना के सेव कर सकते हो। उसने मुझे बताया कि भैया फैक्चुअल क्वेश्चन 140 आए हैं, कॉन्सेप्चुअल 35 आए हैं, तो लगभग 20% वेटेज है कॉन्सेप्ट का, 80% वेटेज इसका हो गया, फैक्ट का हो गया। कितने पेपर एनालाइज करे इसने, 175, तो लगभग मतलब इसके पास, मैंने अभी इसको जीएस की फाइलें दी थी, एसएससी सीजीएल का जो पेपर होता है, हर फाइल में 25 क्वेश्चन थे, तो अपन को मान के चलो यहाँ पर इसने 7 फाइल्स होंगी इसके पास, है ना, जो एनालाइज करके दी है। ठीक है भैया, अब इसने सब्जेक्ट वाइज मुझे बता दिया ब्रेक डाउन, और पेपर वाइज चलाइए, इसने समझदारी करी कि हर पेपर का दिया मेरे को ना, ऊपर ओवरऑल दे दिया कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल का, और यहाँ पर मुझे अब ये हर पेपर का बता रहा है कि 19 कॉन्सेप्ट थे, सॉरी 19 फैक्चुअल थे और 6 कॉन्सेप्चुअल थे, कौन सा पेपर 1 जो 9 तारीख का है, और सब्जेक्ट वाइज भी दे दिया उसके अंदर, तो सब मेरे सामने आ गया। ठीक है, सब आ गया। अब इसने नीचे मुझे ओवरऑल सब्जेक्ट का भी दिया है, तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 55 क्वेश्चन, 175 में से किससे आए, स्टैटिक जीके से। फिर हिस्ट्री क्या है 43, फिर पॉलिटी क्या है 37, फिर साइंस के 36, करंट अफेयर 27, इकोनॉमिक्स के 24, जोग्राफी 23, एनवायरनमेंट के 4 हो गए। तो कितना सुंदर एनालिसिस हमारे सामने आ गया, और ये काम बार बार नहीं करना पड़ा, जैसे मैंने बताया, वो तो मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा था। पहली बार कोशिश करो स्टेप बाय स्टेप चलो, बाद में ये ऑटो पायलट पे आप उसको सीधे, हम यहाँ पर एक जैम क्रिएट कर सकते हैं, चैट जीपीटी में माई जीपीटी क्रिएट कर सकते हैं, और वो हमेशा फिर यही काम करेगा, उसको आप दोगे और एनालाइज करके दे देगा। मगर मेरा काम था कि मैं जीरो से सिखाऊँ आपको, वो चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूरी हेल्प करेंगी। अब आपका पेपर नहीं है, तो जैसे मैंने बताया, हमारी एप्लीकेशन पर हर जो एग्ज़ाम है, लगभग हर एग्ज़ाम का हम एनालिसिस दे ही रहे हैं। आप खुद से करें और अच्छी बात है, नहीं करें तो मिल जाएगा। और खुद से करने का फ़ायदा ये है कि आपको अपना वो एरिया पता चल जाएगा वीकनेस का और स्ट्रेंथ का, बेसिकली खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम तो करके दे ही रहे हैं सबके लिए। आपको पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगी मार्केट में, तो पीडीएफ वहाँ से आप ले सकते हो, और फिर खुद भी एनालाइज करो, खुद का एनालिसिस भी करके देखो। आपको लगता है ये क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, तो उस पर भी आप यहाँ पर डिबेट कर सकते हो। तो इस तरह से हम बेसिकली कोई भी पेपर को एनालाइज कर सकते हैं। इसको एक बार मैं जेमिनी से भी करके दिखाता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। एक बार मैंने उसको यूज़ किया है, इसको जेमिनी से भी करके देखते हैं, और चैट जीपीटी का भी इसमें यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको फोटो फाइल से लेता है ये, अपन इसको ये वाली फाइल दी एक, ठीक है, कुछ नहीं बोलते हैं, चलो एक बार, है ना, सिर्फ इतना बोल देते हैं कि एनालाइज दिस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कुछ नहीं बोला मैंने कि सब्जेक्ट वाइज करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करो, मैंने उसे इतना बोल दिया कि एनालाइज करके दो मुझे इसको। ठीक है, एनालाइज किया उसने। फैक्चुअल कितने हैं, 20 हैं, कॉन्सेप्चुअल 5 हैं, इतिहास से 4 आए हैं, राजनीति से 3 आए हैं, विज्ञान से 5 हैं, भूगोल से 3 हैं, अर्थशास्त्र से 4 हैं। फिर से यहाँ पे बताया इसने, करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन है, कठिनाई की समझ इसने बता दी यहाँ पर, तर्क पर कितना वेटेज है इसका, कितना वेटेज है, पूरा ही मुझे
खुद ने मैं भी दे दिया, क्योंकि एआई खुद ही अपने आप में इंटेलिजेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस तो है इसके पास, वो तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि हमें भी समझ में आए कि किस तरह से काम हो रहा है। नहीं देते अगर हम प्रॉम्प्ट तो भी ये काम करता ही है, समझ गया? ठीक है, अब जेमिनाई का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, अपलोड करते हैं फाइल। जेमिनाई के लिए फाइल अपन अपलोड कर देते हैं, मान लीजिए ये वाली, इसको भी इतना ही बोलते हैं, ठीक है। एनालाइज दिस पेपर, ठीक है। देखते हैं क्या एनालिसिस हमारे सामने आता है। हम्म या स्टैटिक जीके के 5, पॉलिटी साइंस सब, करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन इस बार है ना, पिछली बार में 2 थे, एनवायरनमेंट का भी 1 है, इंग्लिश में दिया इसने, कोई बात नहीं। अब इससे तो बेसिकली कहीं से भी करवाओ आपको एनालिसिस देखने को मिल जाए, है ना। सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि कहाँ कौन से पेज या किससे है। इसको साइटेशन बोलते हैं बेसिकली। इस पर आप क्लिक करोगे ना तो वो बता देगा पीडीएफ के किस पोर्शन से वो उन्होंने लिया है, जो पार्ट लिया है किस पोर्शन से लिया है वो भी यहाँ पर आपको बता देता है ना। देखो ये पीडीएफ खुल गई यहाँ पे, ये हमारी हमारी खुद की पीडीएफ है, यहाँ से इसको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब मान लो आपको कोई रैंडम भी अगर पीडीएफ मिलती है, अपन नेट से अगर आप निकालने की कोशिश करें, चलो अपन एक यूपीएससी की निकाल लेते हैं, यूपीएससी की आ गई होगी ना, यूपीएससी की साइट खोलते हैं, वहाँ से एक पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। रियल टाइम में आपके पास कुछ नहीं था, ये तो मेरे पास पहले से ही पीडीएफ बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो उस पर मैंने काम किया। और किसी के पास कुछ ही नहीं है तो वो तो अपन दूसरी साइड पे आ गए लगता है, यूपीएससी वाले पे आते हैं, यूपीएससी पीवाईक्यू, पीवाईक्यू, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन आ गया यूपीएससी के सिविल सर्विसेज का, ये प्री वाला ले लेते हैं अपन ना। हम्म, ये 25 का जो प्री है उसका पेपर 1, इसको अपन ने उठाया यहाँ से। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जीएस को कर सकते हो, मैथ रीजनिंग इंग्लिश वो भी हम सीखेंगे यहाँ पे, उसको भी एनालाइज करके देता है ये, है ना। सिर्फ एक सब्जेक्ट पे हम नहीं रहेंगे स्टिक, हर एक सब्जेक्ट को बेसिकली एनालाइज करके देता है। एक बार देखो रॉ पेपर ये मुझे मिला है, कई बार कुछ नहीं है इसके अंदर, इस पीडीएफ के अंदर, इस पीडीएफ को एनालाइज करता है। इसको डाउनलोड्स में नहीं, अपन इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, सेव हो गई, ठीक है। आते हैं जेमिनाई पर ही आते हैं, या चलो एल एम से ही समझते हैं ना, एल एम में ही आते हैं। यहाँ पर ऐड 10 फाइल तो मैंने कर ली थी, फिर से मैं एक और 11वीं फाइल ऐड करता हूँ। 11वीं फाइल मुझे कहाँ मिलेगी, डेस्कटॉप पे ये बाहर रखी हुई है, उसको मैंने उठाया, ओपन करा, देखो ऊपर ये आना चालू हुई, ये यहाँ पे बन रही है। सोर्सेज में मैं सिलेक्ट ऑल से हटा देता हूँ सबको, सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे, एक बार अपलोड हो जाएगी। इस बीच में दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि जो हमारी फाइल्स थी जो आपको रेडीली अवेलेबल मिल जाएंगी प्लेटफॉर्म पे, उनको भी आप देख सकते हो एक बार, है ना, किस तरह से एनालिसिस करते हुए मिलेगा। देखिए पूरा एनालिसिस इस तरह से, टाइप वाइज, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन, इंग्लिश में ही आपको फाइल दिख रही है ना। हर क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है कैसा था, टाइप कैसा था, डिमांड क्या थी क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बताया गया है। और फिर इसके नीचे ही आपको क्या मिल जाता है, एक ही फाइल के नीचे हिंदी भी मिल जाता है ना। जैसे ही इंग्लिश खत्म होता है वैसे ही फिर हिंदी के क्वेश्चन, मतलब उसी शिफ्ट के हिंदी में भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो लैंग्वेज दोनों हिंदी इंग्लिश हम कवर करके चलते हैं। इस तरह से बहुत ही क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा हर क्वेश्चन का, हर उसका प्रिंट निकलवा सकते हो, या खुद फिर इस पीडीएफ को एनालाइज करने में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब देखते हैं वहाँ पे हमारा एलएम क्या कर रहा है। एलएम में अपलोड हो गई फाइल। अब इसको अपन ने नीचे जाए, सबसे नीचे पहुँचते हैं, अब इससे बोलते हैं एनालाइज दिस दिस पेपर बोल देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। देखिए सिविल सर्विस का पेपर इसने पहचान लिया, 100 क्वेश्चन इसके अंदर इसने ये भी पहचाना। 2 बार आपको मिले थे 200 क्वेश्चन, फिर 200 मार्क्स का पेपर था। अब इसने बताया इकोनॉमिक्स के 15 आए, ठीक है। टॉपिक यहाँ पर लिख दिया, मोटा मोटा बताया, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, ठीक है। ड्यू टू कॉन्सेप्चुअल नेचर ऑफ द क्वेश्चन, यूपीएससी में हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल आएगा, एसएससी में फैक्चुअल आएगा, वही चीज़ हुई थी, है ना। फिर इंडियन पॉलिटी के 14 क्वेश्चन आए। तो
यहाँ पर इसने साइंस टेक एनवायरनमेंट को कंबाइन करके 25 कर दिया। इसको अपन सब बोल देंगे कि भैया साइंस टेक अलग दो, एनवायरनमेंट अलग दो, तो वो भी कर देगा, है ना। तो हर तरीके से देखा जाए तो एनालाइज में हमारा हेल्प कर रहा है। अब ऑब्वियसली आप तो एक एग्जाम ही टारगेट करोगे तो आप उसी पर स्टिक रखना, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमें क्या मिला, डाटा डाटा हमको ये मिलता है कि कौन से सब्जेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए, किसका कितना वेटेज हो गया, पहले हम क्या पढ़ें, हमारा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसका कितना वेटेज है एग्जाम में, जो वीक एरिया उसका कितना वेटेज है एग्जाम में, मतलब वीक एरिया का वेटेज भी कम है तो वीक एरिया को हम थोड़ा इग्नोर करके स्ट्रॉन्ग वाले को और स्ट्रॉन्ग कर लें, ये हमारे सामने आएगा। तो PYQ जो एनालिसिस है वो बेसिकली हमको ये सब चीज़ें बता देता है। क्लियर है, तो उस पर ही हम यहाँ पर फोकस करें ताकि जो हमारी स्ट्रेटेजी बने एग्जाम को क्लियर करने की वो अच्छी बने। तो PYQ एनालिसिस थ्रू AI करना मेरे हिसाब से आप सीख गए हो, और जितना अच्छा करो उतना अच्छा बनता जाएगा ये तो, और मोटा मोटा आपको यही करना होता है। और एटलीस्ट 10 साल 5 साल के जो पेपर्स हैं उनको खुद एनालाइज करो, आपको नहीं है तो अवेलेबल तो है ही, मगर खुद थोड़ा अगर पढ़ के जरूर देखो, क्वेश्चंस को पढ़ के देखो एक बार, क्वेश्चंस पढ़ने का भी एक बहुत फायदा होता है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।